नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ पीसेस चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि स्टूडेंट्स को बहुत टफ लगता है। एंड द टॉपिक्स नेम इज जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस, भू आकृतिक प्रक्रियाएं। कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं, जबकि है ये बहुत ईजी टॉपिक। अगर आप डेप्थ में जाके पढ़ोगे तो इसी टफ टॉपिक को, जो कि आपको लगता है टफ है, इसको इजी बनाते हुए, इसको सरल भाषा में समझाने के लिए ये वीडियो में लेकर आया हूं आप सभी लोगों के लिए। अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन इससे पहले, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, आप लोग ये जान लीजिए कि स्टडी IQ PCS लेकर आया है आप लोगों के लिए 10th फाउंडेशन डे सेल। आप सभी के लिए 10th फाउंडेशन डे सेल आ चुकी है। एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और साथ में डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। ठीक है, दो चीजें मिल रही हैं। ठीक है, 10th फाउंडेशन डे सेल है, डबल वैलिडिटी आपको मिलने वाली है इसमें। लेकिन कौन सा कोड लगा के? AKS लाइव कोड लगा के आपको लगाना है। AKS लाइव कोड, तभी आपको मिलेगी मैक्सिमम वैलिडिटी। किसी भी कोर्स पे, कोई भी कोर्स आपको परचेस करना है अगर, तो आपको लगाना है AKS लाइव कोड। आप इसको लगा के मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ साथ डबल वैलिडिटी ले सकते हैं। तो अगर आपको परचेस करना है तो जल्दी से जाइए स्टडी IQ पीसेस की वेबसाइट पर और कोर्स को परचेस कीजिए। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं। भू आकृतिक प्रक्रियाएं ठीक आ रही है ना? चलो, थैंक यू अभिषेक। तो देखो, इसमें हम पढ़ क्यों रहे हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले किसी भी चैप्टर को पढ़ने का पर्पस पता होना चाहिए। इस चैप्टर को पढ़ने का पर्पस ये है कि अभी तक हमने जो चीजें पढ़ी थी उसके बाद साइंटिस्ट का ये मन था कि जाना जाए कि पृथ्वी की जो सरफेस होती है, ठीक है, सरफेस की जो पार्ट है वो बना कैसे हुआ है। ठीक है, मैं सभी लोगों का मैसेज देख लिए हैं, थैंक यू एवरीवन, गुड इवनिंग सभी लोगों को। अब हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं, आप बिल्कुल आराम से समझिएगा इस चीज को, ठीक है। चलो, तो अभी तक हमने देखा कि अर्थ कैसे बनी थी, अर्थ के अंदर वाली चीजें भी देख ली थी, इंटीरियर ऑफ द अर्थ देख लिया था। अब हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अर्थ के ऊपर की तरफ, पृथ्वी की सतह के ऊपर जो भी चीजें हैं, जो भी लैंडफॉर्म्स बने हुए हैं, लैंडफॉर्म्स जो कि बने हुए हैं, हम इसको बोल देते हैं भौगोलिक, जो भी आकृतियां बनी हुई हैं वो कैसे बनी है, उनका पर्पस क्या है, वो कैसे बन के तैयार हुई हैं, वो उनका रीजन क्या है बनने का। ठीक है, तो वो चीजें हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। और ये क्या है कि आप सभी के अंदर कुछ क्वेश्चंस जनरेट करने का प्रयास हमेशा रहता है इस चैप्टर्स में। तो क्वेश्चंस को जनरेट करेंगे, उसके बाद हम उसका आंसर ढूंढेंगे, इस तरीके से चैप्टर खत्म करेंगे। अच्छे से टॉपिक्स भी पढ़ेंगे। पहला टॉपिक क्या है यहाँ पे भाई, पहली डेफिनेशन क्या लिखी है, सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड टू इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। कल मैंने आपको एक डायग्राम दिखाया हुआ था, उस डायग्राम में था कि पृथ्वी पर जो भी भौगोलिक प्रक्रियाएं होती जा रही हैं वो दो तरीके से होती हैं। दो तरीके कौन से होते हैं? एक होते हैं इंटरनल फोर्सेस जनरेट करती हैं कुछ ऐसी चीजें, और बाहर से होता है कि कुछ बाहर मतलब बहिर्जात प्रक्रियाएं होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं जो कुछ फीचर्स बनाती रहती हैं। ठीक, तो दो चीजें ही थी, वही चीजें इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। कॉन्स्टेंटली सब्जेक्टेड टू सरफेस ऑफ द अर्थ, जो हमारी सतह होती है लगातार उस पर कुछ ना कुछ आंतरिक और बाहरी बल लगते रहते हैं। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस एंड एक्सटर्नल फोर्सेस लगते रहते हैं। जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, मेनली ऐसा होता है कि आंतरिक फोर्सेस जो होती हैं वो कंस्ट्रक्टिव होती हैं, और ये हम बोल सकते हैं कि मेजरली ऐसा होता है। मेजरली ऐसा होता है कि दीज इंटरनल फोर्सेस आर कंस्ट्रक्टिव, बनाने वाली होती हैं। ठीक है, ये विनाशकारी नहीं होती। बाहरी जो होती हैं ये एक तरीके से डिस्ट्रक्टिव होती है, मेजरली ये भी डिस्ट्रक्टिव होती है। मेजरली का मतलब है सारी नहीं होंगी, मुख्यतः ऐसा होता है कि ये विनाशकारी होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, बलों के परिणाम स्वरूप पृथ्वी की सतह पर की असमानता होती है, मतलब अनइवननेस आती। अनइवननेस यहाँ पे एक मेजर वर्ड है। अब ये जो
आंतरिक बल लग रहे थे, उससे क्या था, सरफेस वाले पार्ट पे कुछ पहाड़ भी बन रहे थे, हमने देखा कहीं पे ज्वालामुखी विस्फोट भी हो रहा था। कुछ धीरे प्रोसेस होता है, कुछ स्लो प्रोसेस होता है, कुछ सडन प्रोसेस भी होता है। तो उससे जो सरफेस है उस पर जो आकृतियां हैं वो अनइवन हो जाती हैं, मतलब विषम परिस्थितियां आपको मिलती हैं। अनइवन मतलब ऑड, ठीक है, अनइवन का मतलब होता है ऑड, और ऑड को क्या बोलते हैं हम लोग, विषम बोलते हैं हिंदी में। असमानता आ जाती है, विषमता आ जाती है उस सरफेस वाले पार्ट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज फोर्सेस ब्रिंगिंग अबाउट चेंजेस इन अर्थ सरफेस कॉन्फ़िगरेशन आर कॉल्ड द जियोमॉर्फिक प्रोसेस। बस अब यहां से हम लोग अपने उस डायग्राम को समझेंगे जो कल मैंने फ्लो चार्ट आपको दिखाया हुआ था। ठीक है, ये जो चीजें हो रही होती हैं इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस बोलते हैं। इससे ही भू आकृतियां जो बनी होती हैं वो डिफरेंट डिफरेंट बनती जाती हैं। अब प्रोसेसेस में ये देखना जरूरी है कि कौन कौन सी थी प्रोसेस, एक बार जल्दी से देख लेते हैं। पहला यहाँ पे लिखा हुआ है एंडोजेनिक, ठीक है, जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस। इस फ्लो चार्ट को आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ये है अंतर्जात, एक्सोजेनिक का मतलब होता है बहिर्जात। बहुत इजी चैप्टर है ये वाला, अगर आप समझना चाहें इसको तो जल्दी से समझ जाएंगे। अब अंतर्जात प्रक्रियाएं जो होती हैं वो, उनके लिए जो फोर्स जनरेट हो रहा है, जो भी बल जनरेट हो रहा है वो क्या होता है, वो अंदर से आता है, पृथ्वी के अंदर से आता है। अंतर्जात का मतलब है एंडोजेनिक, मतलब फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। मैं वर्ड लिख नहीं रहा हूँ यहाँ पे, अंतर्जात का मतलब समझ जाइएगा, फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। ये जो जो भी चीजें चेंज करने वाली होती हैं, दे आर कमिंग फ्रॉम द इनसाइड ऑफ द अर्थ। बट ये दो तरीके से हो सकता है, एक होता है स्लो मूवमेंट, एक होता है फास्ट मूवमेंट या फिर सडन मूवमेंट। यहाँ पर तीव्रता से होता है ये सडन मूवमेंट, क्या होता है, ये तीव्र होता है, ये धीमा होता है। सडन मूवमेंट हो गया वो, ये धीमा हो गया। सडन मूवमेंट कल मैंने बताया था दो तरीके का होता है, एक होता है वॉल्केनिक इरप्शंस, दूसरा होता है आपका अर्थक्वेक। वॉल्केनिक इरप्शन मतलब ज्वालामुखी का विस्फोट, और अर्थक्वेक मतलब विस्फोट, वो भूकंप, अर्थक्वेक। I think you all know कि what is the earthquake, what is the meaning of earthquake and what is volcanic eruption। ठीक है, इतना तो पता होगा आप लोगों को, वैसे कवर कर लेंगे आगे। डायस्ट्रॉफिज्म का मतलब होता है, एक वर्ड नया नया सा दिख रहा है आपको, इसका मतलब होता है पटल विरूपण, हिंदी में पटल विरूपण बोलते हैं। अब ये क्या होता है, ये स्लो मूवमेंट में आता है। स्लो मूवमेंट मतलब बहुत धीरे धीरे चीजें होती हैं इसमें। जैसे पहाड़ बनना, ये भी बहुत स्लो मूवमेंट में होता है, धीरे धीरे से। बहुत कई सारे मिलियन ईयर्स में ऐसा हुआ था कि इंडियन प्लेट धीरे धीरे से पास आती जा रही थी यूरेशियन प्लेट के, और हिमालय का निर्माण हुआ था। हिमालय के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे पहाड़ थे जो कि बन के तैयार हुए थे। कौन कौन से थे, अच्छा बताइए जरा। एटलस माउंटेन रेंज किस कॉन्टिनेंट में थी, एटलस माउंटेन रेंज किस जगह पे थी, एटलस माउंटेन, जल्दी से बताइए। अंतर्जात का मतलब होता है पृथ्वी के अंदर से जो भी बल लग रहा होता है इन चीजों को बनाने के लिए, ठीक है, इन चीजों को बनाने के लिए जो भी पृथ्वी के अंदर से, अर्थ के इंटीरियर वाले पार्ट से। अब आपको पता है कि व्हाट इज द इंटीरियर पार्ट जो कि ड्राइव करता है, जो कि फोर्स लगाता है, क्या हो सकता है, रेडियो एक्टिव मटेरियल्स हैं जिनका डिके हो रहा है, एनर्जी बाहर आना चाहती है, कन्वेक्शन करंट यहाँ पे जनरेट होती है। यू ऑल नो कि ये रीजन होता है इसका। मैं यहाँ पे रीजन नहीं लिख रहा इसमें कि कौन सी मेजर चीज होती है, कन्वेक्शन करंट्स यहाँ पे मेजरली होती है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस, मतलब मेरा जो क्वेश्चन था वो ये था कि जो पहाड़ बने हैं, पर्वत जो बनते हैं, उनमें से एटलस माउंटेन रेंज कहाँ पर है, तो कुछ आंसर्स यहाँ पे गड़बड़ आ रहे हैं। एटलस जो है वो आपके बनते हैं अफ्रीका में, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में वहां पे बने हुए हैं। एंडीज बने हुए हैं साउथ अमेरिका में, ठीक है, एंडीज बने हैं साउथ अमेरिका में। और आल्प्स कहाँ पे बने हुए हैं, ALPS, आल्प्स कहाँ पे बने हुए हैं, आल्प्स बने हुए हैं आपके यूरोप में। जाग्रोस कहाँ पे बने हैं, जाग्रोस कहाँ पे बने, जल्दी से बताइए। जाग्रोस, वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम लोग इसको देखेंगे। जाग्रोस माउंटेन्स कहाँ पे बने हुए हैं, चलो ईरान में, ठीक है, सही है, ईरान है, ईरान में बने हुए हैं, ठीक है। चलो कुछ लोगों के आंसर जो है वो ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, बट ठीक है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, आप लोग अपने आप से करेक्ट कर लीजिएगा अपने आप। तो ये तीव्र गति से होते हैं, ये धीमी गति से होने वाले हैं। अब धीमी गति वाले जो होते हैं ये थोड़ा सा आपने नहीं पढ़े होंगे अच्छे से, इस वजह से इसको कवर कर लेते हैं अभी। धीमी गति से होने वाली जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, स्लो मूवमेंट वाली, वो होती है दो तरीके से, ठीक है।
ये हो जाती हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। एक एक शब्द पे पहले जाएंगे हम। वर्टिकल का पहले मतलब समझेंगे, ठीक है, नीचे वाले वर्ड को अभी छोड़ दीजिएगा, वर्टिकल का मतलब समझिएगा कि वर्टिकल क्या चीजें हो रही है। अब क्या है कि मूवमेंट किस चीज का हो रहा है उस पे जाइएगा। मूवमेंट मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी परिवर्तन अगर आपको दिखाई देगा, जो भी चेंजेस आपको दिखाई देंगे, वो वर्टिकल मूवमेंट की वजह से होंगे। वर्टिकल मतलब क्या होता है? ऊर्ध्वाधर, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसको ऊर्ध्वाधर। हमारे हिंदी के साथियों के लिए मैं बिल्कुल साथ साथ एक एक शब्द बताता चलूंगा। वर्टिकल मतलब ऊर्ध्वाधर। किस चीज का वर्टिकल मूवमेंट होता है? कॉन्टिनेंट वाला जो पार्ट होता है, जो भी सतह वाला पार्ट होता है, वो ऊपर नीचे आ सकती है, ठीक है, वो ऊपर नीचे आ सकती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एपीरोजेनिक प्रोसेस बोलते हैं। स्पेलिंग देखिए क्या है इसकी, EPEIRO, एपीरोजेनिक प्रोसेस, इसको बोलते हैं एपीरोजेनिक प्रोसेस, या फिर इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंट बिल्डिंग एक्टिविटी, ठीक है, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग एक्टिविटी, महाद्वीप बनने की प्रक्रिया। महाद्वीप निर्माण ये प्रक्रिया है, ठीक है। कॉन्टिनेंट बिल्डिंग एक्टिविटी, हिंदी वाले साथी भी साथ में देखते चलेंगे। वर्टिकल मूवमेंट का मतलब होता है जो भी सरफेस है वो कैसे मूव कर रही है, वो वर्टिकल मूव कर रही है। इट इज ऑफ नाउ टू टाइप, दो तरीके की होती है। एक हो जाएगी आपका डाउनवर्ड मूवमेंट, एक हो जाएगा अपवर्ड मूवमेंट। मतलब कहीं कहीं पे आप ऐसे देखोगे एग्जांपल वाइज कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि पहले सबमर्ज्ड थी, मतलब पानी के अंदर थी, वो बाहर आ चुकी हैं एक समय पे। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि पहले बाहर थी, समुद्र की सतह वाले पार्ट में वो बाहर की तरफ थी, बाद में क्या हो गई, वो नीचे चली गई। तो ऐसा होता रहता है, ऐसा हमेशा कई सालों में ऐसा होता है। दैट इज वाई इसको हम लोग स्लो मूवमेंट में डालते हैं। अगर आपको कोई भी चीज मैं ऊपर से पूछूंगा, ठीक है, तो आपको उसका जो ये क्रम है ऊपर से नीचे का, वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर मैंने कोई एग्जांपल दिया कि भाई ये बताइए कि ये जो मूवमेंट हुआ है ये कौन सा मूवमेंट है, तो आपको वो चीज नीचे से ऊपर की तरफ पता होनी चाहिए। ये जो क्रम है ना, फ्लो चार्ट, ये क्लियर होना चाहिए आपको, ठीक है। एपीरोजेनिक का मतलब होता है, हाँ, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग एक्टिविटी या फिर महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया। निर्माण का मतलब ये नहीं है कि वो बन रहा है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। वो चेंजेस कैसे हो सकते हैं? अपवर्ड मूवमेंट की वजह से, ऊपर जाने की वजह से और नीचे जाने की वजह से। अपवर्ड मतलब ऊपर जाना, और डाउनवर्ड मतलब नीचे जाना। इतना तो क्लियर होगा ना, इतना हिंदी इंग्लिश तो सबको आता है। अपवर्ड मूवमेंट, नीचे जाना, ठीक है। इसके एग्जांपल्स अभी आगे देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से एग्जांपल्स हैं इसके। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, वर्टिकल मूवमेंट अभी तक हो रहा था, वर्टिकल फोर्स लग रहा था इसमें। वर्टिकल का मतलब है वर्टिकल फोर्स लग रहा है, फोर्स लगेगा तभी ये चीज ऊपर जाएगी या तो ये चीज नीचे जाएगी। कोई चीज अगर ऊपर की तरफ जाती है तब भी हम कह सकते हैं कि वो वर्टिकल मूवमेंट कर रही है, कोई चीज अगर नीचे की तरफ जा रही है तब भी हम कह सकते हैं कि वो वर्टिकल मूवमेंट कर रही है। मतलब नीचे से ऊपर, साउथ से नॉर्थ की तरफ जा रही है। साउथ से नॉर्थ दिशा पे मत जाइएगा, बस ये बता रहा हूँ कि ऐसे चेंज हो रहा है। कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं जो पहले सबमर्ज्ड थी, मतलब डूबी हुई थी, वो बाहर आ जाती हैं। कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बाहर की तरफ थी, वो बाद में डूब जाती हैं। एग्जाम्पल्स शायद आपको पता भी होंगे, हम कवर करेंगे अभी। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट क्या होता है भाई? हॉरिजॉन्टल इसमें बल लग रहा होता है बेसिकली। जो फोर्स की बात करी थी मैंने यहाँ पर अपवर्ड फोर्स लग रहा है, यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। ये टोटल मिला के हम कह सकते हैं इसको, ये वर्टिकल फोर्स लग रहा है। उसी तरीके से इस जगह पे हॉरिजॉन्टल पे जो फोर्स होता है, बल, बल कैसे लगता है? हॉरिजॉन्टली लगता है, क्षैतिज रूप में, ठीक है। ये ऐसे लग सकता है, इस टाइप से लग सकता है, और दोनों को कंप्रेस कर सकता है। तो हम ये कहेंगे कि क्षैतिज बल लगेगा इसमें। हॉरिजॉन्टल क्या वर्ड है? हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है क्षैतिज बल लगना, क्षैतिज फोर्स लगना, ठीक है, ठीक। चलो, और इसको एक वर्ड कल मैंने बताया था आपको, ओरोजनी बोलते हैं। ओरोजनी मतलब पहाड़ों का बनना, मतलब ओरोजनी, ठीक है। अगर कोई चीज बल ऐसे लगा रही है, इस तरीके से बल लग रहा है, तो क्या होता है, वो चीज फोल्डिंग होने लग जाती है, वलित पर्वत बनने लग जाते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं है कि फोर्स जो है वो ऐसे ही लगेगा, पास आने की तरफ लगेगा। फोर्स विपरीत जाने की तरफ भी लग सकता है, ठीक है। दो तरीके का फोर्स लगेगा, एक होता है आने वाला, एक होता है जाने वाला। जैसे कि यहाँ पे फोर्स लग रहा था ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, वैसे ही एक तरफ फोर्स लगेगा पास आने वाला, एक तरफ फोर्स लगेगा दूर जाने वाला। तो जब पास आने वाला जो बल होता है उसको क्या बोलते हैं?
कंप्रेशनल फोर्स या फिर हिंदी में बोलते हैं संपीड़न बल, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, फोर्स ऑफ कंप्रेशन। ये भी आपका क्षैतिज ही होगा, ये हॉरिजॉन्टल ही फोर्स लग रहा होगा, लेकिन इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे, संपीड़न बोलेंगे। इसमें चीजें पास आ रही होती हैं। तो जब संपीड़न बल लगता है तो कौन से माउंटेन्स बनते हैं, फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, वलित पर्वत बनते हैं, ठीक है। यहां पे इसको फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं, वलित पर्वत। ठीक है, इसको फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। तो ये ऐसा पूछा जाता है कि कंप्रेशनल फोर्स से कौन से माउंटेन्स बनते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स बनते हैं या फिर फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। तो आपको ये वर्ड क्लियर होना चाहिए कि कंप्रेशनल फोर्स से, संपीड़न बल से कौन से पर्वत बनते हैं, वलित पर्वत या फिर फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं। दूसरा, टेंशनल फोर्स, जैसे मैंने बताया कि पास आने वाला होता है, कंप्रेस करती हैं चीजों को, और फोर्स ऑफ टेंशन जो होता है वो क्या होता है, दूर जा रहा होता है। जब दूर जा रहा होता है ये, तो क्या होता है, इसको हम लोग तनाव बल बोलते हैं, तनाव बल बोलते हैं। और तनाव बल जो होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स को बनाते हैं या फिर फॉल्ट माउंटेन्स को बनाते हैं, भ्रंश घाटी को बनाते हैं, भ्रंश घाटी को बनाते हैं, या फिर इसको हम लोग ब्लॉक माउंटेन्स भी बोलते हैं, ठीक है। अब सारी चीजें हिंदी में हमने देख ली है, इंग्लिश में अपने हमने देख ली है। हाँ, यहीं पे हॉस्ट और ग्रेडियंट भी मिलता है, अभी बताते हैं इसके आगे, इसी जगह पे मिलेगा वो चीज। तो ये वाली चीज सबको समझ में आ चुकी है, एंडोजेनिक की, अंतरजात की चीजें समझ में आ चुकी हैं सबको। हाँ, प्रशांत अभी बताते हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड के एग्जांपल भी बताएंगे। अभी आगे की तरफ सब कुछ है, एक्सप्लेन है सब कुछ। यहाँ पे बस ये समझ लीजिए कि कैसे मूवमेंट लग रहा है, फोर्स कैसे लग रहा है। फोर्स इसमें ऊपर नीचे लग रहा है, यहाँ पे फोर्स क्या है, क्षैतिज रूप में लग रहा है। एक समय पे पास आ रहा है, कंप्रेशन हो रहा है, एक समय पे वो चीज दूर जा रही है, दूर जाती है, उसमें टेंशनल फोर्स लगता है। क्लियर है सबको। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, बहिर्जात पे। बहिर्जात पे क्या होता है, बाहर, पृथ्वी के बाहर, सरफेस के बाहर। यहाँ पे क्या था, पृथ्वी के अंदर से फोर्स आ रहा था, ठीक है, अंदर से फोर्स आ रहा था, और ये वाला फोर्स या तो ऐसा हो जा रहा था या तो ऐसा हो जा रहा था। एक वर्टिकल बन रहा था फोर्स, एक हॉरिजॉन्टल बन रहा था। यहाँ पे क्या है, बाहर की तरफ। अच्छा, एक और वर्ड मैंने अभी इससे पहले बताया था आपको, या तो ऐसा हो सकता है कि जो एंडोजेनिक फोर्सेस होते हैं, मेजरली ये क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टिव रहते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव मतलब चीजें बनाने वाले। तो ये क्या चीजें हैं, ये चीजें बन रही हैं इस समय पे, ठीक है। मतलब फॉल्ट माउंटेन्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे पहाड़ बन रहे हैं इस समय पे। यहाँ पे वलित पर्वत बन रहे हैं, तो ये क्या हो रहे हैं, सुधांशु, वलित का मतलब होता है वो ऐसे इस तरीके से फोल्ड बन जाना। हिमालय इसी तरीके से बने हुए हैं, ठीक है, फोल्डिंग हो जानी है, तो उसको वलित पर्वत। जैसे आप जब कपड़े धुलते हो अपने, तो आपके कपड़े जब फोल्ड करके रखते हो आयरन करने के बाद, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको फोल्डिंग करके रखते हो ना, कपड़े फोल्ड करके रख दिया हमने, मम्मी बोलती होंगी, आप लोग शायद करते नहीं होंगे। तो वो चीज है, वलित पर्वत वाली बात ये वाली चीज होती है। तो ये वाली फोर्स लग गया। अब क्या है, दिस इज मेजरली, हम कह सकते हैं कि ये कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होती है। अंदर से, पृथ्वी के अंदर से जो भी चीजें बल लगा रही होती हैं, वो कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होती है, चीजें बनाने वाली। यहाँ पे पहाड़ बन रहे हैं, कॉन्टिनेंट बिल्डिंग एक्टिविटी है, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी ये वाली होती है। ये क्या है, माउंटेन बिल्डिंग एक्टिविटी है। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि इधर वाला जितना भी खेल ये वाला है, ये क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज होती है मेजरली। लेकिन एक वर्ड लगाना मत भूलिएगा, कंस्ट्रक्टिव है मेजरली, ये वाली चीज, ठीक है, चीजें बनाने वाली। नेक्स्ट पे आते हैं इधर इस तरफ। बहिर्जात जो प्रक्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, डिस्ट्रक्टिव मेजरली। ये पूरा चैप्टर आपका इसी जगह पे खत्म हो जाएगा, अगर इतना समझ गया ना। ये फ्लो चार्ट बहुत इजी है। ये डिस्ट्रक्टिव चीजें होती हैं। अब डिस्ट्रक्टिव फीचर्स में फोर्स कौन लगाता है, ठीक है, इन चीजों में फोर्स कौन लगाता है, कोई मुझे बता देगा अगर, तो मतलब बहुत बड़ी बात है। इस चीजों में, वेदरिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं इसको। अगर कोई मुझे बता दे ये चीज, और बिल्कुल मतलब मुझे मजा आ जाएगा कि आपको पहले से ही पता है। इसको बोलते हैं अपक्षय, इसको बोलते हैं अपर्दन, अपर्दन, और इसको बोलते हैं डिपोजिशन। डिपोजिशन मतलब कहीं पे डिपॉजिट हो जाना, उसका कहीं पे जाके वो जमा हो जाना, ठीक है, जमाओ। हिंदी भी कभी कभी, हिंदी वर्ड कभी कभी धोखा दे देता है।
इसको बोलते हैं जमाव। तो बताइए क्या ऐसा हो सकता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस, व्हाट इज द मेन ड्राइविंग फोर्स? इन चीजों को बनाने का ड्राइविंग फोर्स क्या होता है? एक आंसर तो अभी तक आया है, चलो सही है, 2-3 आंसर आ चुके हैं, बिल्कुल ठीक बात है, अच्छे अच्छे आप लोग बता रहे हो। कुछ जो लोग अभी एयर और वाटर बता रहे हैं, विंड बता रहे हैं, वो सामने लिखा हुआ है यहाँ पे, दीज आर नॉट द ड्राइविंग फोर्सेस। ठीक है, ये क्या है, एक एक तरीके से ये इनको भी कौन ड्राइव करता है? हमारी अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पर हवा को चलाने का काम कौन करता है? हवा को चलाने का, पानी को बहाने का काम कौन करता है? ठीक है, हाँ अब शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे, दैट इज द सोलर एनर्जी। ठीक है, सोलर एनर्जी, जो सन होता है ना, सूर्य, सूर्य ही है सब कुछ, हर चीज का जो एनर्जी प्रदान करता है बाहर की तरफ। ठीक है, तो एनर्जी हमारे सौर मंडल में जो भी चीज है वो कौन ड्राइव कर रहा है? वो है सन, बाहर की तरफ वाली। अभी तक हम लोग यहाँ पर किसकी बात कर रहे थे? अर्थ के अंदर से चीजें आ रही थी। एनर्जी कहाँ से आती है? देखो, आपके घरों में अगर मान लीजिए कि पैसे की किसी को जरूरत है, तो आप लोग कहाँ जाओगे? या तो अपने पर्स से निकालोगे, या तो जो घर में रखा होगा वो आपके पास पैसा होगा, या तो बैंक में रखा होगा वो वाला पैसा होगा। पैसा तो वही है ना, कि कहाँ से, अगर आपसे पूछा जाए कि कहाँ कहाँ पे पैसे रखे हुए हैं, वो बैंक में रखे हुए हैं, आपकी पर्स में रखे हुए हैं, आपके घर में कहीं पे रखे होंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने चीजें रखी होंगी। तो हमारे सोलर सिस्टम में, पूरे सौर मंडल में एनर्जी कहाँ से मिल रही है? या तो सन से मिल रही है, या तो पृथ्वी के अंदर से, या फिर ग्रहों के अंदर वाले भाग से। ठीक है, इंटीरियर ऑफ द प्लैनेट से मिल रही होती है, और कहीं से एनर्जी नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये वाली बात हो गई अर्थ के अंदर की तरफ से एनर्जी वाली, एंड दैट इज व्हाट कंस्ट्रक्टिव, वो बनाने वाली होती है, बिल्डिंग एक्टिविटी करने वाली होती है। ये जो बाहर से आ रही है एनर्जी, ये कौन सी है? ये सोलर एनर्जी होती है, सोलर। ठीक है, सन इज द ड्राइविंग फोर्स, सूर्य ही इन चीजों को ड्राइव कर रहा होता है। ड्राइव करने का मतलब है कि इन चीजों को ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, ये वाली चीज है। तो ये क्लियर है सबको कि कौन कौन सी चीज, कौन सा ऐसा ड्राइविंग फोर्स है? दैट इज सन, सोलर एनर्जी है, सौर ऊर्जा इज द मेजर वी कैन से एनर्जी सोर्स, सौर ऊर्जा। अब समझते हैं कि हर चीज कैसे हो रही है इसमें एक्सोजेनिक में। इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक होती है वेदरिंग, उसको बोलते हैं अपक्षय, इरोजन, अपर्दन, और डिपोजिशन मतलब जमाव। और जमाव उसी चीज का होता है जिसका अपर्दन होता है। ठीक है, जमाव उसी चीज का होगा जिसका अपर्दन होगा। ठीक है, अब आते हैं फिजिकल पे। फिजिकल वेदरिंग क्या चीज होती है? फिजिकल वेदरिंग का मतलब है ऐसी वेदरिंग, ऐसा अपक्षय जो कि भौतिक कारणों की वजह से होता है। ठीक है, भौतिक कारणों की वजह से। अब भौतिक कारण क्या हो सकते हैं? देखो, भौतिक कारण ये हो सकते हैं जैसे कि गर्मी के दिन अभी कुछ समय पहले निकल के गए थे आप लोग, घर के बाहर निकलते थे तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर रहता था, 40 से 50 के बीच में भी चला गया था टेम्परेचर। कहीं कहीं पे दिल्ली के आसपास के कुछ ऐसे इलाके थे जहाँ पे 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास टेम्परेचर चला गया था। तो इस 50 डिग्री टेम्परेचर में आप लोग तो घर के अंदर रहते हो, लेकिन जो सरफेस वाला पार्ट है, जो भी पहाड़ बने हुए हैं, जो भी सरफेस या फिर मैदानी क्षेत्र हैं, जो भी चट्टाने हैं, उन पर तो डायरेक्टली 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पड़ रही है ना। तो वो क्या है? वो भौतिक चीज है। वो टेम्परेचर क्या है, तापमान क्या है, वो एक भौतिक चीजें होती है। ठीक है, तो इसमें तापमान हो सकता है, दाब हो सकता है, प्रेशर हो सकता है। एक चट्टान है, उसके ऊपर कोई और चट्टान रखी हुई है, पहाड़ बहुत बड़ा सा रखा हुआ है, तो इसके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, दाब पड़ रहा है। तो ये जो प्रेशर होता है, टेम्परेचर होता है, दीज आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिजिकल वेदरिंग, भौतिक अपक्षय का कारण होते हैं। ठीक है, भौतिक अपक्षय का कारण होते हैं ये वाले। बाकी सारी चीजें हम आगे कवर करेंगे भी। जैसे ग्लेशियर बताया, तो ग्लेशियर से क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है। ठीक है, वो भी एक फैक्टर हो गया। दूसरा होता है केमिकल। केमिकल का मतलब है रासायनिक। रासायनिक, स्कूल डेज में एक कॉन्सेप्ट शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा, एसिड रेन, सुना है? अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा क्या होती है? वो एक रासायनिक अपक्षय का कारण होती है। उसमें क्या होता है, जैसे सुना होगा ये चीज की, जो कलर है ताजमहल का, वो पहले व्हाइट कलर सा था, अभी क्या हो गया है? वो येलो कलर से थोड़ा येलोइश होने लग गया है, पीलापन उसमें आने लग गया है, बिकॉज ऑफ द एसिड रेन। पॉल्यूशन होता है, तो हमारे वायुमंडल में कौन सी गैसेस चली जाती हैं? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के NOx चला जाता है उसमें। ठीक है, NOx चला जाता है वायुमंडल में। और हाइड्रोजन सल्फाइड गैसेस रहती हैं हमारे वायुमंडल में, सल्फर डाइऑक्साइड गैसेस रहती हैं हमारे वायुमंडल में। अगर
हमारा जो वाटर वाटर जो होता है ना, जो पानी होता है H2O प्लस, ठीक है, उसमें अगर सल्फर डाइऑक्साइड मिल जाती है तो क्या बन जाता है, H2SO4 बन जाता है। अब इसको बैलेंस करना आपका काम है, ये केमिस्ट्री में यहाँ नहीं पढ़ाऊंगा। H2O मतलब होता है वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा ये गैस हो गई ये वाली, और H2SO4 क्या है, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, या फिर दिस इज एसिड, नाम क्या है इसका, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, नाइट्रोजन से क्या होता है, H2O प्लस NO2 क्या हो जाएगा, HNO3, क्या बोलते हैं इसको, नाम क्या होता है, नाइट्रिक, क्या होता है इसका, HNO3, H2SO4 और HNO3, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड होता है, तो HNO3 ये वाली चीज होती है। तो इससे क्या होगा, जब ये पानी के साथ मिल के आसमान से नीचे की तरफ आती है तो इट कॉजेस सम सीरियस प्रॉब्लम्स, केमिकल अपचय करती है उन चीजों पर जिन पर वो पड़ रही होती है, चाहे वो चट्टाने होंगी, चाहे वो पेड़ पौधे होंगे, चाहे वो कुछ भी संगमरमर का कुछ ताजमहल है वो भी हो सकता है। तो ये रासायनिक वाला पार्ट हो गया। अब चलिए, ये तो एग्जाम्पल आपके सामने है, दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि भाई, इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लेते हैं। तो इसमें ऐसे समझिएगा कि जैसे ये एक चट्टान है बहुत बड़ी सी, ठीक है, बहुत बड़ी सी, और ये एग्जांपल कई जगह पे फिट हो सकता है। ये क्या है, दिस इज अ रॉक, दी रॉक नहीं, ये रॉक है। तो अब इस रॉक में आपको कहीं कहीं पे ऐसे क्रैक्स दिखाई देते हैं। एक ये क्रैक हो गया, एक ये क्रैक हो गया, ठीक है, ये रॉक हो गया, ये क्रैक हो गया। अब जब मान लीजिए कि ये जो बारिश हुई थी, ठीक है, नॉर्मल बारिश हुई थी, एसिड रेन नहीं भी हुई थी, तो एसिड रेन नहीं हुई है तो वो जो पानी इसके ऊपर ऐसे गिर रहा है ऐसे करके साइडवेज, ये रेन है। रेन से क्या होगा, यहां पर पानी भर जाएगा इस जगह पे, उनके क्रैक्स में। क्रैक्स में पानी भरने के बाद क्या होगा, गर्मी के दिन है, मतलब पानी बरस रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर है, पानी बिल्कुल उसी स्टेज में है, यहाँ पर जमा है वो, ठीक है, बहुत दरारें हैं, दरारों में यहाँ तक अंदर तक चला गया है, जमा हो गया है। बाद में क्या होता है, लेट अस कंसीडर दिस रॉक इज इन इज इन दोज प्लेसेस जहां पर ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ती है। ठीक है, जब ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है तो ये जो चीज होती है, ये पानी यहाँ का वो क्या हो जाएगा, वाटर से आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, वाटर से आइस में कन्वर्ट होगा, बर्फ में। और बर्फ जब बनती है तो साइज जो होता है वो बढ़ता है या फिर घटता है, बताइए। उतने ही वाटर का अगर आइस बनेगा तो उसका जो साइज होता है वो बढ़ेगा कि घटेगा, ठीक है, वो एक्सपैंड करता है, ठीक है, वो एक्सपैंड करता है, इंक्रीज करता है। तो यहां पर जैसे ही बर्फ जम जाएगी, टेम्परेचर बहुत कम है, जीरो से भी अगर कम है, तो क्या होगा, वो उसका साइज बढ़ेगा, एक्सपैंड करेगा, इस क्रैक को वो और तोड़ने का काम करेगा। तो वो क्या चीजें हो रही हैं, वो उसी जगह पे क्या हो रहा है, उसका एक तरीके से रासायनिक अपक्षय हो रहा है इन चट्टानों का, इन रॉक्स का। ठीक है, वहां पर क्या होगा, ये जो ठंड के दिन आएंगे, बर्फ जमेगी, पूरे समय तक उसने क्या किया, उसको थोड़ा सा दूर कर दिया, इस क्रैक को उसने दूर कर दिया। सो द नेक्स्ट स्टेज विल बी लाइक दिस, जो क्रैक होगा वो ऐसे इतना बढ़ जाएगा, इस तरीके से वो बढ़ गया, ये वाला पार्ट यहाँ पे चला गया, ये वाला पार्ट यहाँ चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ, ठंड के दिन चले गए, ठंड के दिन चले जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे फिर से पानी आ जाएगा, पानी यहाँ पे भर गया। अब क्या है, वो पानी बिकॉज ऑफ द मोर वॉल्यूम, तो इस क्रैक का वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इस जो क्रैक है इसका आयतन बढ़ जाएगा। आयतन बढ़ने के बाद में वही पानी जो कि यहाँ पे जमा था, वो पहले ऊपर तक जमा हुआ था, अब वो यहाँ तक भर गया, इस जगह तक वाटर सरफेस आ गया, नीचे की तरफ चला गया जल स्तर उसका। अगली बार कभी बारिश हुई, फिर से पानी भर गया। तो ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है। ठीक है, क्रैक्स जो है वो बढ़ते ही जाते हैं, बिकॉज वो धक्का देता है, जो आइस बनी रहती है ना, वो उसको और प्रेशर डालती है, इसका साइज हमेशा बढ़ता ही रहेगा। एक टाइम पे ऐसे हो गया, फिर एक टाइम पे ऐसे हो गया, इस तरीके से रॉक्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो टूटता रहता है। ऊपर की जो सरफेस लेयर किसी एयर के कांटेक्ट में आती है या फिर खुले सरफेस में रहती है।
ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है जस्ट कि ये एक रासायनिक अपक्षय का एग्जाम्पल है, केमिकल वेदरिंग। नेक्स्ट आता है बायोलॉजिकल वेदरिंग, मतलब इसको बोलते हैं जैविक। सभी लोग हिंदी में भी इसका ये जो फ्लो चार्ट है इसको याद कर लीजिएगा, इंग्लिश में भी फ्लो चार्ट याद कर लीजिएगा। इस चैप्टर में इतना ही है बस, इसको आप लोग एक्सपैंड करना समझ गए तो फिर चैप्टर खत्म ये वाला। जैविक में क्या होता है? अब जैविक में मान के चलिए कि आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी चट्टानें होती हैं जहां पर मूवीज में दिखाया जाता है ना कि एक चट्टान होती है, वहां पर इस जगह पे एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, और एक एक्टर है जो कि इस डाल को पकड़ के नीचे लटका हुआ है, और उसका एक हीरोइन आती है और वो पकड़ती है हाथ, लेकिन वो खींच नहीं पाती और एक्टर नीचे चला जाता है। तो लेकिन ये बताइए कि ये पेड़ जो है यहाँ पे आया कैसे? ठीक है, ये पेड़ कैसे आया यहाँ पे? ये पेड़ इस तरीके से आया, मान लीजिए कि कभी ना कभी जो बीज होते हैं या फिर कुछ भी तरीके से नेचुरल जो इसका एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो बीज हैं वो जा सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस पेड़ की जो जड़ होगी, इस पेड़ की जो रूट होती है, वो जब जैसे जैसे पेड़ बढ़ता है, जैसे जैसे ये पेड़ बढ़ना स्टार्ट कर रहा है, वैसे वैसे इसकी जड़ भी अंदर तक जा रही है। जैसे जैसे अंदर तक जा रही है वो इसको लूज कर रही है, लूज कर दे रही है किसको? रॉक को। तो वी कैन से कि जो रूट्स होती हैं पेड़ों की, वो भी क्या कर देती हैं? वो भी जैविक अपक्षय कर देती हैं, जैविक अपक्षय कर देती हैं। तो ये बात तो हो गई हमारे पेड़ पौधों की जो कि अपने प्लेस पे रहते हैं। इसके अलावा एक और चीज है, वो है एनिमल्स। एनिमल्स क्या करते हैं? एक ही जगह पे अगर मान लीजिए कि चरागाह बना हुआ है, और चरागाह मतलब कि एक इस जगह पे ग्रासलैंड जैसा एरिया है कहीं पे, और उसी जगह पे लगातार चलते चले जा रहे हैं 100 सालों से 200 सालों से, उसी जगह पे जानवरों के लिए एक रास्ता बना हुआ है और वो उसी से जाते हैं। तो क्या हो रहा है, उनके पैरों से जो चीज है, चट्टान है, वो भी उसका भी जैविक अपक्षय हो जाएगा। जो खुर होते हैं उनके पैरों में, उनसे भी जैविक अपक्षय हो जाएगा। ठीक है, एनिमल से भी होता है ये चीज। तो ये हमारा हो सकता है एनिमल से, जानवरों से भी हो सकता है, और प्लांट से भी हो सकता है, पेड़ पौधों से भी हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आपको। वेदरिंग फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल होती है। ये हमारी सारी चीजें देखो, अब फिर से एक बार समझिए कि सौर ऊर्जा कैसे इंपॉर्टेंट है। फिजिकल के लिए, भौतिक के लिए, जो अभी हमने टेम्परेचर देखा था, जो भी प्रेशर देखा हुआ था, देखो प्रेशर बनाने के लिए कौन सी चीजें हैं भाई? चट्टान तो चट्टान है, ठीक है, वो तो प्रेशर बनाएगी ही बनाएगी नीचे वाले पार्ट पे। बट क्या है, जो टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट मैंने बताया आपको अभी, तो टेम्परेचर जो है वो कैसे बढ़ रहा है? बिकॉज ऑफ द सन, सूर्य की उपस्थिति की वजह से दिन के समय में ये जो टेम्परेचर है इस जगह का वो बढ़ जाता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है। ठीक है, अब आते हैं केमिकल, रासायनिक में। जो एसिड रेन हमने बोला था, तो रेन किस वजह से होती है? सन की वजह से होती है ना। सूर्य की गर्मी से वाष्पीकरण होता है, इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन के बाद में कहीं पर जाके वो उसका कंडेंसेशन होता है उस वेपर का, या फिर संघनन बोलते हैं उसको। संघनन के बाद में बहुत ज्यादा वर्षा होती है, रेनफॉल होती है, तो क्या होगा? ये केमिकल वेदरिंग भी सौर ऊर्जा से ही प्रभावित होती है। बायोलॉजिकल में जो जीव है वो कैसे जन्म उनका होता है? बिकॉज ऑफ द सोलर एनर्जी ओनली। ठीक है, हम खाते क्या चीजें हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं, और पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे बनाते हैं? वो फोटोसिंथेसिस से बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण से बनाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए सन का होना आवश्यक है। तो हेयर जितनी भी चीजें हमको दिखाई दे रही हैं अपक्षय में, वो किससे ड्राइव होती हैं? सन से होती हैं। अपर्दन में आते हैं। अपर्दन में क्या होता है? रनिंग वाटर। अच्छा, एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन कौन सा आता है? वो आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदरिंग एंड इरोजन? अपक्षय और अपर्दन में क्या अंतर होता है, ये बताइए। तो द बेसिक डिफरेंस हियर इज कि वेदरिंग जो होती है वो इन सिटू होती है। वेदरिंग कहाँ होती है? इन सिटू। इन सिटू का मतलब होता है उसी जगह पे जहां पर वो स्थिति बनी हुई है, जो भी चट्टान है उसी जगह। बताता हूं अभी अभी जैसे हमने यहाँ पे कवर किया था, यहाँ पर इस जगह पे पानी का आना और उसके बाद चट्टान का टूटना और टूट के वहीं पर रहना। ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसका चट्टान जो यहाँ पे है, रॉक सिस्टम जो भी है यहाँ पे, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जाती है उसी जगह पे, स्थिति पे। तो वी कैन से ये क्या है? इन सिटू प्रोसेस है। उसी जगह पर बैठे बैठे उसी का अपक्षय हो रहा है। इन सिटू वेदरिंग हो रही है, इन सिटू अपक्षय हो रहा है। क्लियर है? इसी का जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा हमारा इरोजन। इरोजन क्या होता है? इरोजन क्या होता है? इट इज एक्स सिटू। एक्स सिटू, ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन दोनों में।
और इरोजन में क्या होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर होता है। अपक्षय में, वेदरिंग में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसफर नहीं होता है। यहाँ पर क्या होता है, इसमें डिस्प्लेसमेंट आपको मिलेगा फ्रॉम वन प्लेस टू अ डिफरेंट प्लेस। यहाँ पर आपको एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण हो जाता है। सोनू, यस वी आर ऑल्सो एनिमल्स राइट, हम लोग भी एनिमल्स ही तो हैं। तो मतलब हम लोग क्या, मतलब आप लोग अपने आप को एनिमल मानते हो कि नहीं मानते? एक मूवी भी आई थी एनिमल की, ठीक है। तो वी आर ऑल्सो एनिमल्स, हम भी एक एनिमल ही है, हमारी वजह से भी वेदरिंग होती है। कंसीडर आल्सो इन दिस, ह्यूमंस को इसी में डाल दीजिए आप, ठीक है। ह्यूमंस भी इसी में आ जाएंगे, हम कुछ अलग नहीं है, हम जानवर ही हैं, सोशल एनिमल्स, ठीक है। चलो फिर आते हैं रनिंग वाटर। रनिंग वाटर में वही चीज होती है जैसे रिवर्स हो गई, ठीक है। रिवर्स हो गई, तो रिवर्स जब भी आती है अपने साथ में क्या लेके आती है? सेडिमेंट्स लेके आती है ना, अवसाद जो होते हैं ऊपर से लेके आती हैं। और आपने देखा होगा वर्षा के दिन जब भी आते हैं तो बहुत सारा मटमैला पानी आता है। यूपी बिहार के जितने भी एरियाज हैं और जो भी स्टेट्स में आप रहते होगे, हमेशा आपने देखा होगा रिवर्स का जो पानी होता है, जब बहुत ज्यादा बाढ़ आती है, बाढ़ आ गया मतलब फ्लड आ जाती है, तो फ्लड में आपको मटमैला पानी दिखाई देता है। तो क्या होता है, बहुत तेजी से वो पानी बह रहा होता है और बहने के साथ साथ जिन भी जगह से वो होके आ रहा होता है नीचे की तरफ, वहां की मिट्टी को काटते हुए आ रहा होता है, ठीक है। मिट्टी को काटते हुए आता है और उसको हम लोग बोलते हैं, मिट्टी के काटने को सॉइल इरोजन, ठीक है। तो रनिंग वाटर क्या कर देता है, रिवर्स क्या कर देती हैं, सॉइल इरोजन कर देती हैं। सॉइल इरोजन, यहाँ पे ऐसे लिख दे रहा हूँ, सॉइल इरोजन मतलब हिंदी में बोलते हैं उसको मृदा अपरदन, ठीक है। सॉइल इरोजन को क्या बोल देते हैं, मृदा अपरदन, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। मृदा अपरदन, क्लियर है ये चीज सबको? रनिंग वाटर कैसे करता है? नहीं, जरूरी नहीं हम कह सकते कि वो यही होगा, ठीक है। प्रज्ञा का प्रश्न है कि वेदरिंग जो होती है वो इनिशियल स्टेज होती है इरोजन की भी। प्रज्ञा का ऐसा कहना है कि ये सबसे पहले आपको दिखाई देगा, ये उसके बाद होता है, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं होता है कि ये हमेशा इसके बाद ही ये चीज होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि फिजिकल वेदरिंग होती रहती है और वो उसी जगह पर चीजें, उसकी जो स्ट्रेंथ हो रही है चट्टानों की, रॉक्स की, वो कम होती रहती है, ठीक है। ऐसा हमेशा नहीं है कि इसके बाद ही वो चीज हो जाएगी। इरोजन क्या है, इरोजन जो है वो जैसे सॉइल पार्टिकल्स हैं। सॉइल पार्टिकल्स कैसे बनते हैं, रॉक से ही बनते हैं ना सॉइल पार्टिकल्स। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पार्टिकल्स मूव ऑन करते हैं, अभी इस चैप्टर में है वो सब चीजें, हम पढ़ेंगे सब कुछ इसमें, ठीक है, डोंट वरी, ठीक है। प्रज्ञा, सब कुछ है इसमें, अभी पहले इसको समझ लेते हैं, वो आगे का कॉन्सेप्ट है। कितने तरीके का होता है इरोजन, एक एक चीज पढ़ेंगे और उसके भी सब पार्ट्स पढ़ेंगे हम लोग। ये मैं आपको बस ओवरव्यू दे रहा हूँ और बाद में क्या है कि इसका एक्सप्लेनेशन जल्दी से आगे बढ़ जाएंगे हम लोग, ठीक है। एक्सप्लेनेशन वैसे है इसका प्रॉपर्ली। ग्राउंड वाटर क्या होता है, ग्राउंड वाटर में भी हमें देखने को मिलता है कि इरोजन आपको मिलेगा। ग्राउंड वाटर भूमिगत जल, भूमिगत जल जो है वो भी आपको इरोजन करते हुए दिखाई देता है। जैसे जैसे वो नीचे की तरफ जाता है, कुछ चीजें जो है वो नीचे की तरफ चली जाती हैं ग्राउंड वाटर में, अंदर की तरफ। और ग्राउंड वाटर का लेवल भी करीबन, आपने देखा होगा जब बोरवेल्स होते हैं, घर में जब बोरिंग कराई जाती है तो 50 मीटर्स पे, 80 मीटर्स पे, खेतों में जब बोरवेल्स कराए जाते हैं तो बहुत अलग अलग गहराई पे मिलते हैं। जो क्षेत्र तराई इलाके में रहते हैं, तराई मतलब कि उन जगहों पे जहाँ पर नदियां निकल रही होती हैं, नदियां निकलना मतलब भाभर इलाका होता है और तराई इलाका होता है। भाभर इलाके में क्या होती है, जो रिवर्स होती हैं वो अंडरग्राउंड फ्लो कर रही होती है। अंडरग्राउंड मतलब कि वो बड़े बड़े पत्थरों के अंदर से फ्लो कर रही होती हैं। और उसके बाद वो इमर्ज कहाँ पे करती हैं, तराई क्षेत्रों में। तराई क्षेत्र पहाड़ों के पास में आते हैं, शायद आप लोगों को पता होगा, तो मैं बता देता हूँ। लेट अस कंसीडर दिस इज इंडिया का मैप। क्योंकि हमें इंडियन ज्योग्राफी बाद में पढ़ना ही है, तो फिर अभी से थोड़ा सा देख लेते हैं इसी में। ठीक है, पूरा नहीं बनाते इतना। तो ये देखिए, हमारा जो हिमालयाज हैं वो अलग अलग रेंज है, 3 रेंजेस हैं हिमालयाज की। एक ग्रेटर हिमालयन रेंज हो गई,
फिर आती है दूसरी वाली एक मिडिल हिमालयास, फिर आती है एक सबसे लास्ट में आती है शिवालिक हिमालय। ठीक है, शिवालिक के बाद में दो रेंजेस, दो क्षेत्र आते हैं, उनको मैं अलग कलर से दिखा दे रहा हूँ। दो क्षेत्र आते हैं, दो क्षेत्रों के नाम है, एक क्षेत्र आता है भाबर, फिर आता है एक दूसरा क्षेत्र, इसको बोलते हैं तराई। ये हो जाएगा तराई, तो तराई क्षेत्र। ठीक है, ये लास्ट वाला शायद कलर दिख नहीं रहा होगा आपको, कौन से कलर से बना है, येलो से बना है। ठीक है, ये अलग से ये ऑर्डर हो गया इसका। तो सबसे पहली रेंज होती है आपकी ग्रेटर हिमालयास, इसको हम लोग बोलते हैं हिमाद्री हिमालय। फिर नंबर 2 पे आते हैं मिडिल हिमालयास, हिंदी में बोलते हैं हिमाचल हिमालय या फिर मध्य हिमालय। थर्ड नंबर पे आते हैं शिवालिक्स। इसके बाद जो दो रेंजेस आती हैं वो आ जाती हैं आपकी, रेंज नहीं है मतलब वो कुछ क्षेत्र आते हैं, उनका नाम होता है भाबर। एंड तराई, तराई क्षेत्र। और कुछ नदियां जो होती हैं इन क्षेत्रों से जब नीचे की तरफ आ रही होती हैं तो भाबर इलाकों में, बिकॉज बड़े पत्थर होते हैं वहां पे, स्टोन्स, पेबल्स, रॉक सिस्टम्स, बड़े बड़े पत्थर होते हैं। तो आप जानते होंगे कि जैसे बड़े पत्थर आपने एक बकेट में रखे हैं, ऊपर से पानी डालेंगे तो क्या हो जाएगा, इट विल गो डाउन, वो पानी नीचे चला जाएगा। तो इस जगह पे क्या होती है, भाबर इलाके में द पोरोसिटी इज हाई, पोरोसिटी इज हाई, छिद्र युक्त मिट्टी वहां पे ज्यादा मिलेगी। ठीक है, जिससे कि पानी जैसे ही आता है नदियों का वो अंडरग्राउंड रिवर्स फ्लो करती है। पोरोसिटी इज हाई होती है, इस वजह से क्या होता है, अंडरग्राउंड रिवर्स, और अंडरग्राउंड रिवर्स यहाँ पे फ्लो कर रही हैं। ये रिवर्स निकलती कहाँ पे है, इमर्ज कहाँ पे करती हैं, तराई वाले इलाकों में। ठीक है, तो तराई वाले इलाकों में ये जो अंडरग्राउंड रिवर्स थी, दे इमर्ज, दीज इमर्ज एट तराई, मतलब वो निकलती। ठीक है, हिंदी वाले साथी देख लीजिएगा, वो अंदर जाना, और अंडरग्राउंड मतलब भूमिगत नदियां बहती रहती हैं, इसके बाद इमर्ज कर रही होती हैं तराई क्षेत्रों में, और वो क्या बना लेती हैं, वो बनाती हैं स्वैम्पी और मार्शी एरियाज, स्वैम्पी या फिर मार्शी एरियाज, दलदली क्षेत्र। ठीक है, ये हमारे इंडिया में होता है ऐसा, क्योंकि इंडिया को हम लोग पढ़ेंगे इंडियन ज्योग्राफी में, इस वजह से ये पढ़ना जरूरी है। भाबर इज नॉट ओल्डर अलुवियम, दैट इज बांगर। ठीक है, डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ विद भाबर एंड बांगर, देयर आर टू डिफरेंट, दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है भाई, ये कंफ्यूजन बहुत कर देते हो आप लोग। ये होता है कि एक होता है आपका भाबर, जो कि पहाड़ों के शिवालिक के जस्ट बाद में मिलता है, और सॉइल, अलूवियल सॉइल जो होती है, इसको हम लोग जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। इट इज ऑफ टू टाइप्स, इट इज डिफरेंट, इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम दिस पार्ट। ये वाला नंबर 1 हो जाता है खादर, और वी कॉल इट न्यू अलूवियम, नई जलोढ़ मिट्टी। दूसरा पार्ट हो जाता है भांगर या फिर ओल्ड अलूवियम, पुरानी जलोढ़ मिट्टी।
इट इज कॉल्ड बांगर। तो डू नॉट कंफ्यूज योरसेल्फ विद बांगर एंड भाभर। क्या जी जया, ट्रांस हिमालयाज इसके ऊपर की तरफ होते हैं। नाउ वी आर कंसिडरिंग ओनली दिस हिमालयाज बिकॉज हमें रिवर्स को कवर करना था। इस वजह से रिवर्स कहाँ से बन के आ रही हैं, वो इसी जगह से बन के आ रही हैं जो कि हिमालयन रिवर्स बोलते हैं। तो जब हम इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे तो हम लोग दो तरीके का ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे। एक होता है हिमालयन रिवर सिस्टम, एक होता है पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, मतलब हिमालय की नदियां, और दूसरी होती है प्रायद्वीपीय भारत की नदियां। इसको देखते हैं पहले, वो चैप्टर अलग है, दैट इज डिफरेंट। तो ग्राउंड वाटर जो होता है, अंडरग्राउंड वाटर जो है, वो भी एक तरीके से अपर्दन का काम करता है। वो भी सेडिमेंट्स को नीचे की तरफ ले जाता है और अंदर की गहराइयों में प्रवाहित करता है। आगे पढ़ेंगे इसको। ग्लेशियर्स क्या होते हैं? ग्लेशियर्स भाई देखो, ग्लेशियर ऐसी जगहों पे होते हैं, इसको हम लोग हिमनद बोलते हैं ग्लेशियर्स को, ठीक है। क्वेश्चंस में बाद में ले लूंगा, ठीक है। क्वेश्चंस फुटहिल्स जो है ना प्रशांत, फुटहिल्स जो है वो उसी में बोलते हैं, जो शिवालिक वाला पार्ट है ना, उसी के जस्ट नीचे निचला वाला पार्ट जो है उसी को बोलते हैं हिमनद। ग्लेशियर का मतलब होता है हिमनद। अब हिमनद होते क्या है बेसिकली? ग्लेशियर्स में क्या होता है कि एक ऐसा पैसेज मिलता है उस वाटर वाले पार्ट को, या फिर जो भी पहाड़ों से नीचे की तरफ जाने के लिए एक वाटर का पैसेज है जो कि जम जाता है, ठीक है, वो ऐसा मानिए, ठीक है। वो क्या हो रहा है, वो बन जाता है ग्लेशियर। अब क्या है कि ये जो ग्लेशियर बना है, वाटर वाला पार्ट था, जमता ही जा रहा है, जमता ही जा रहा है, बहुत थिक आइस बन चुकी है, बहुत मोटी सी वहां पे बर्फ की परत जम चुकी है। अब वो जमने के बाद, क्योंकि उसका वेट होगा, क्योंकि वाटर है उसका भी वेट होता है, अगर आइस जम जाती है तो उसका भी वेट होगा कुछ। अब वो जो वेट होता है उसके नीचे, ग्लेशियर के नीचे वाला जो पार्ट है, वहां पर कोई ना कोई रॉक रही होगी, ठीक है, कोई ना कोई चट्टान रही होगी जिसके ऊपर ग्लेशियर टिका हुआ है। अब वो क्या कर रहा है, जैसे जैसे ग्लेशियर आगे बढ़ रहा होता है जमते हुए, वैसे वैसे क्या कर रहा है, वो नीचे की चट्टान को ढीला करता रहता है, क्योंकि वो नीचे की चट्टान पे ऊपर प्रेशर डालता रहता है, दबाव डालता है, दबाव, प्रेशर डालता रहता है उस चट्टान पे जिस पर वो स्लाइड कर रहा होता है। तो इस वजह से नीचे की जो रॉक सिस्टम होता है वो, बिकॉज ऑफ द ब्रिटलनेस ऑफ दैट पार्ट, ब्रिटल मतलब कि भंगुरता हो जाती है उसमें, और वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो टूटने के बाद में अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मूव करेगा, इट इज एक्स2। तो नीचे वाला पार्ट, जैसे ऊपर ग्लेशियर ये वाला पार्ट है, यहाँ पे नीचे रॉक सिस्टम है, तो अगर ग्लेशियर मूव कर रहा है तो उसके नीचे की तरफ वाला ये पार्ट जो है वो टूटता भी जा रहा है और मूव भी करता जा रहा है आगे की तरफ, अलॉन्ग विद द ग्लेशियर वाला पार्ट। तो वो क्या हो रहा है, ये एक्स2 होता है, ठीक है। जिस भी रॉक सिस्टम के ऊपर हमारा हिमनद जो है, जो ग्लेशियर है, वो स्लाइड कर रहा होता है, आगे की तरफ जा रहा होता है, तो नीचे का जो भी पत्थर रहते हैं, चट्टाने रहती हैं, वो भी उनके ऊपर प्रेशर पड़ता है, दे ब्रेक डाउन, है ना, उनका ब्रेक हो जाती हैं, टूट जाती हैं। टूटने के बाद में वो आगे भी बढ़ रही होती हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि उनका इरोजन होता है उस चीज का जो इसके ऊपर ग्लेशियर स्लाइड कर रहा होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है वेव ऑफ करेंट्स। वेव ऑफ करेंट्स का मतलब है कि समुद्री जल, ठीक है। समुद्री जल के बारे में हमने कल देखा था, मरीन इरोजन होते हुए, ठीक है, मरीन इरोजन देखा था यहाँ पे, समुद्री अपर्दन, समुद्री जल की वजह से जो लहरें हैं उनसे अपर्दन, तो ये मरीन इरोजन का काम होगा इसमें। एंड इट इज डिफरेंट, ठीक है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द रनिंग वाटर। रनिंग वाटर जो है वो कहाँ पे आ रहा है, ये नदियों में आता है, फ्रेश वाटर वाला पार्ट है उसमें आता है रनिंग वाटर। यहाँ पर क्या हो रहा है, वेव ऑफ करंट क्या है, ये एक तरीके से आपने मरीन वाले पार्ट में, समुद्रिक जो पार्ट है वहां पर आप मरीन इरोजन को देखेंगे। तो इट इज डिफरेंट, एक तरीके से है वो वाटर ही, लेकिन वाटर मरीन इलाकों में अलग तरीके से करता है, लहरें आती रहती हैं, और लहरें से क्या होती हैं, कोस्टल एरियाज जो हैं, जो तटीय इलाके होते हैं, वहां पर अपर्दन होता है, जो भी चट्टाने हैं वहां पे उनका शेप देखेंगे आप लोग, थोड़ा सा गोल गोल सा हो जाता है, ठीक है, गोल गोल सा हो जाता है, और वो सॉल्ट उनमें रहता है, इन लहरों में क्या रहता है, सॉल्ट रहता है। सॉल्ट क्या कर लेता है, वो उसको घोल के ले जाता है, वो उसको एक तरीके से हम घोलने को क्या बोलते हैं, वो कर लेता है। फिर आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है विंड। विंड सिस्टम जो होता है वो भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी बड़े बड़े पत्थर होते हैं, वो लुढ़का के जाता है, ठीक है, रोलिंग होती है उसकी, ठीक है। रोलिंग जो होती है उससे भी वो हवा की वजह से अगर हो रही है तो भी हम कह सकते हैं कि वो x2 होगा। अब जैसे जैसे रोलिंग होती है वो किसी और चीज के संपर्क में आएगा, जैसे मान लीजिए कि एक ये पत्थर है, ठीक है, हाँ डिजोल्व होगा,
तो ये मान लीजिए कि एक पत्थर ये वाला है, एक पत्थर ये वाला है, हवा चली तो ये पत्थर बहुत तेजी से इससे टकरा गया आके। जैसे ही ये पत्थर इससे टकराएगा वैसे ही कुछ क्या होगा, कुछ पार्टिकल्स इसके टूट के अलग हो जाएंगे, कुछ पार्टिकल्स इसके टूट के अलग हो जाएंगे, इसके भी कुछ पार्टिकल्स टूट के अलग हो जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, उसका एक तरीके से इरोजन हो रहा है। बड़े पत्थर का छोटे पत्थरों में इरोजन की तरीके से पार्टिकल्स जो है वो अलग होते जा रहे हैं। तो विंड्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इरोजन पार्ट। तो बहुत सारे पार्ट हैं यहाँ पे, 5 हमने देख लिए हैं। एक होता है रनिंग वाटर, एक होता है ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर, वेव ऑफ करंट या फिर मरीन इरोजन करता है जो, फिर होती है विंड्स। विंड्स भी यहाँ पर और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कर रही होती है। हर जगह पे आप देखेंगे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और वी कैन से x/2 वाला पार्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, विस्थापन। विस्थापन, अब जिन जिन चीजों का विस्थापन होता है वो कहीं ना कहीं जाके उनका जमाव भी हो जाएगा, उनका डिपोजिशन भी हो जाएगा। तो वो फैक्टर्स जो कि यहाँ पे थे वही फैक्टर यहाँ पे लिखे हुए, बस बाकी कुछ नहीं है। ये चीज समझ में आ गई सबको? ये पूरा जो फ्लो चार्ट है सबको समझ में आ चुका है? जल्दी से बता दीजिए, और किसी के कोई क्वेश्चन हो तो जल्दी से बताइए मुझे। एनी क्वेश्चंस? ड्यू टू टाइडल एनर्जी, हाँ टाइडल एनर्जी से भी होता है आदर्श। टाइडल एनर्जी जो है ना, मरीन इरोजन जो है वो वेव्स बेसिकली आ रही हैं, और वेव्स कैसे आ रही हैं उसमें आप लोग टाइडल एनर्जी को भी डाल सकते हो। और टाइड्स जनरेट होती हैं तो वेव्स आती हैं, तो उससे भी इरोजन होता है। सैंड्स का फॉर्मेशन भी विंड इरोजन से होता है। सैंड मतलब है क्या? वो सैंड पहले कुछ ना कुछ वहां पर देखो, आपने ये देखा होगा कि जो ये रहते हैं ना, कोस्ट जो रहते हैं, तटीय इलाके, तटीय इलाकों में इस तरीके से हमारा ओशन का फ्लोर जाता रहता है। ओशन की शुरुआत यहाँ पे होती है। लेट अस कंसीडर दिस इज द सरफेस ऑफ वाटर। बीच पे आप लोग जाते हो घूमने के लिए, ठीक है, बीच वाला इलाका ये वाला होता है। अब क्या है कि निचला इलाका है, ऑब्वियस सी बात है कि पानी जो है अगर ओशन का यहाँ तक है, इट मींस क्या है कि ये निचला इलाका है, दिस रीजन इज वेरी लोअर एरिया, इसी वजह से यहाँ पर पानी जमा है। अगर ये वाला पार्ट निचला होता तो क्या होता, ये पानी इधर आ जाता, ठीक है, इस तरीके से रहता। तो ये लगातार जो वेव्स होती हैं वो आती रहती हैं, आने से इस जगह पे इरोजन होता रहता है इसका। और वेव इरोजन जो कि होता है, मरीन इरोजन बोलते हैं इसको, करंट इरोजन बोलते हैं इसको। उसकी वजह से अगर कोई चट्टान भी है, कोई बड़ा पत्थर भी है, वो अपने साथ में उसका डिसोल्यूशन होता रहेगा, डिसॉल्व होती रहेगी, और वो पार्टिकल्स इधर जाएंगे, यहाँ पर जाके वो सेडिमेंट इकट्ठा हो जाते हैं इस जगह पे, फिर लहर आती है, वो फिर से आगे की तरफ जाते हैं इस तरफ। और ये पार्टिकल्स का बनना भी इसी वजह से होता है। जो पार्टिकल्स होते हैं, रेत के जो पार्टिकल्स होते हैं, सैंड्स होती हैं, वो भी ऐसी बनती है। वेदरिंग इज टाइम टेकिंग, यस बिल्कुल ठीक बात है, वेदरिंग इज वेरी टाइम टेकिंग। हाँ सारी चीजें होती हैं बसीत, बहुत सारी चीजें होती, कार्बोनेशन होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो ये जो अभी मैंने बताया ये जस्ट एक छोटा सा एक वो था, ट्रेलर था। इसके बाद जब हम आगे की तरफ पढ़ेंगे, देयर आर मल्टीपल वेज जो कि केमिकल वेदरिंग वाले पार्ट में आते हैं। इन सिटू और एक्स सिटू क्या होता है? इन सिटू मतलब उसी जगह पर उसका टूटना, उन चीजों का टूटना जो कि रॉक्स हैं, जो भी चीजें होती हैं उसी जगह पे, उसी प्लेस पे होना, उनका डिस्प्लेसमेंट नहीं होता। लेकिन एक्स सिटू का मतलब होता है उस सिचुएशन से अलग कहीं पे उन पार्टिकल्स का चले जाना, ठीक है। उसके लिए कौन उत्तरदायी होता है, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? रनिंग वाटर होता है, और विंड्स रहती हैं, और जितने भी चीजें हमने बताई वो रिस्पॉन्सिबल होती है। एक्स सिटू मतलब प्लेस चेंज हो जाना, ठीक है। बसीत अभी करते हैं उसको। केमिकल वेदरिंग में कार्बोनेशन भी आता है, ऑक्सीडेशन भी आता है, रिडक्शन भी आता है, बहुत सारी प्रोसेस आती है। केमिकल केमिस्ट्री में मैंने ये चीज पढ़ी थी पहले कि एक ऑक्सीडेशन प्रक्रिया होती है, एक रिडक्शन प्रक्रिया होती है, जिसमें कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन की एब्सेंस में रिडक्शन प्रोसेस होता है, ठीक है। ये सब एनसीईआरटी में वैसे मेंशन्ड है ये सब चीजें। वेदरिंग इज वेरी टाइम टेकिंग। जॉय, इरोजन आपने देखा? इरोजन ये वाला पार्ट है।
जो जिन चीजों से इरोजन होता है, जिन फैक्टर्स से इरोजन होता है, वो यहाँ पे फैक्टर्स लिखे हुए हैं। वो रनिंग वाटर भी हो सकता है। नदियां जब आ रही होती हैं तो क्या अपने साथ में मिट्टी को लेकर आती हैं, गाद को लेकर आती हैं, सिल्ट को लेकर आती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवाहित कर देती हैं। शायद आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, डेल्टा। जो डेल्टा बनता है वो कहाँ पे बनता है? नदियों के मुहाने पर बनता है। मुहाना मतलब माउथ ऑफ द रिवर। माउथ ऑफ द रिवर वो ऐसी जगह होती है जहां पर जहां पर जो नदी है अपने जो सेडिमेंट्स है वहां पर इकट्ठा कर देती है। जैसे जो हमारे गंगा का जो डेल्टा बनता है, कहाँ पे बनता है? वेस्ट बंगाल वाले साइड में, और जितना भी सुंदरबन का डेल्टा बोलते हैं ना, तो उस जगह पे डेल्टा में क्या होता है, जो भी नदी अपने साथ में, जो भी गंगा नदी अपने साथ में सेडिमेंट्स ला रही होती है वहां पर इकट्ठा कर देती है। यू वांट टू सी द डेल्टा स्ट्रक्चर? डेल्टा बहुत सुंदर सा दिखता है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डेल्टा। आर्कवेट डेल्टा होता है, बर्ड फुट डेल्टा होता है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ डेल्टास। Look, these are the deltas. ये डेल्टा है एंड दिस इज अ रियल इमेज ऑफ एनी डेल्टा। किसी सैटेलाइट से इसको लिया गया है, इस तरीके से दिखता है। ये डेल्टा वाला पार्ट होता है। तो ये इस जगह पे क्या होता है, ये रिवर्स जो है अपना सेडिमेंट्स को यहाँ पर इकट्ठा कर देती है। ठीक है, जो जो डिपोजिशन हो रहा था, जो लास्ट वाला फैक्टर्स था डिपोजिशन वाला, तो इस जगह पे डिपॉजिट हो रही होती हैं चीजें। ठीक है ना भाई? इस जगह पे डिपोजिशन हो रहा है। तो लास्ट वाला जो इरोजन हो रहा था, इरोजन कहाँ पे होता है? उस जगह पे जो कि ऊंचे इलाके होते हैं, जो कि थोड़ा हायर प्लेसेस होती हैं। वहां पर जो भी रॉक रहेगी, जो भी मिट्टी रहेगी, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित होती है, ट्रांसफर होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ दैट पार्टिकल होता है। और वो कहाँ पे जाके डिपॉजिट होगा? निचले इलाकों में, और वी कैन से दैट लोअर एरियाज में, जहां पे नदी डेल्टा बना रही होती है। तो दीज आर द डेल्टास। दिस इज ऑल्सो अ डेल्टा। ये सबको दिख रहा है? यू कैन सर्च, ऐसे इमेजेस सर्च कर लीजिएगा। हाँ, तभी अभी आते हैं उस पर, आपके जो प्रश्न है उस पर भी आएंगे। वेव्स ऑफ करंट एंड विंड, मनीष वेव्स ऑफ करंट वही होती हैं, आगे आगे पढ़ेंगे हम लोग, तो उसमें हम लोग कवर कर लेंगे। हवा से अपर्दन होना और लहरों लहरों से अपर्दन होना, इसी को बोलता है। शुभम, अभी आपका जो प्रश्न है वो भी कवर कर लेंगे। फोल्ड एंड फॉल्ट। फोल्ड जो होता है वो क्या होता है? कंप्रेशन की वजह से होता है ना? प्रेशर लगाओगे ऐसे तो क्या होगा? आज वो पेपर नहीं है, आज किसी ने साफ कर दिया यहाँ पे, वो पेपर नहीं दिख रहा। अगर कंप्रेशन होगा तो क्या बनते हैं? फोल्ड्स बनते हैं। ये वर्ड बस ध्यान रखना। कंप्रेशन से क्या बनते हैं? फोल्ड्स बनते हैं, फोल्ड माउंटेन बनते हैं। संपीड़न बल से वलित पर्वत बनते हैं। और दूसरा था वहां पे तनाव बल। तनाव बल जो होता है वो दूर जा रहा होता है। देखो, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट हो रहा है, क्षैतिज मूवमेंट हो रहा है, तो या तो पास में आएगा तो संपीड़न होगा, या तो दूर जाएगा वो चीज तो क्या होगा उसमें? उसमें फॉल्टिंग हो जाएगी, उसमें भ्रंश घाटी बन जाएगी। ठीक है, भ्रंश घाटी कहाँ पे बनती है? ब्लॉक माउंटेन्स कहाँ पे बनते हैं? जहाँ पे तनाव बल लगता है। ठीक है, टेंशनल फोर्स लगता है। चलो आगे आगे बढ़ते हैं। दीपिका, अभी आते हैं उस पर, ग्राउंड इरोजन वाला पार्ट पे आते हैं। आगे आगे बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, मतलब स्लाइड्स हैं बहुत सारी, तो उसमें से चीजें हो जाएंगी एक्सप्लेन। क्लियर है दीपिका? फोर्स ऑफ टेंशन इज ब्लॉक माउंटेन्स। यस मिस्टी, बिल्कुल ठीक बात है। दोआब जो होता है वो, दोआब इज द रीजन वेयर, इसी में दिखा देता हूँ। दोआब जो होता है वो होता है आपका लैंड एरिया बिटवीन टू रिवर्स। दोआब। जैसे आप लोग पंजाब का दोआब देख लीजिए एक बार। पंजाब का नहीं, ये वाला देख लीजिएगा। चलो यही देख लीजिए। ये बहुत एक क्लासिक इमेज है पंजाब के दोआब की। वो कहाँ गया? हाँ, ये क्या है? दिस इज पंजाब स्टेट। ठीक है, अभी आएंगे। ये पंजाब स्टेट है एंड आपको लग रहा होगा कि सर ये पंजाब स्टेट कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा तो है नहीं। तो इसमें क्या है कि
डिवीजन, हमारा जो डिवीजन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, उसके पहले का पंजाब है ये, ठीक है। तो हमारा जो पंजाब है वो सिर्फ इतना है, ठीक है, इतना है। इधर वाला किसके पास है? इधर वाला लाहौर, देखिए कहाँ पे आता है, लाहौर पाकिस्तान में आता है। तो इसके इधर वाला, दिस इज कॉल्ड वेस्ट पंजाब, एंड इस साइड वाला क्या बोलते हैं, ईस्ट पंजाब, पूर्वी पंजाब। तो इसमें हमें बहुत सारे दोआब दिखाई देते हैं। दो नदियों के बीच का जो पार्ट होता है, मिट्टी वाला पार्ट, उनको हम लोग दोआब बोलते हैं। दिस इज ब्यास रिवर, दिस इज सतलुज रिवर। उसके बीच में दिस पिंक कलर इज कॉल्ड द, क्या नाम है इसका, बिस्ट दोआब। इसका नाम क्या रखा है, बिस्ट दोआब। अब नाम कैसे याद होगा, बिस्ट का मतलब होता है बी से बीई, और एस का एस टी, सतलुज का एस टी ले लिया तो उसको बिस्ट बोल दिया। इस तरीके से नाम है, ये रियल नाम है, मैंने नहीं बनाया, ये नाम है। यू कैन सी द नेम्स। पिंक वाले का नाम क्या है, बिस्ट दोआब बोलते हैं। बारी दोआब होता है, ब्यास और रावी का बारी हो जाता है। रावी रिवर है ना, ब्यास और रावी का रावी, वो बारी हो गया। रचना दोआब, रचना किसी लड़की का नाम नहीं है, रचना मतलब होता है इसमें रावी और चिनाब, ठीक है। रावी और चिनाब रिवर के बीच के पार्ट को रचना दोआब बोलते हैं, ठीक है। जेच, झेलम और चिनाब के बीच में जेच दोआब आता है। झेलम और चिनाब के बीच में जेच दोआब हो गया। सिंध सागर, इंडस वाले पार्ट में, इंडस और झेलम वाला पार्ट, ये रेड कलर से ना, रेड कलर से सिंध सागर। तो इंडस रिवर, सिंधु रिवर और झेलम रिवर के बीच में आप देखेंगे यहाँ पर रेड कलर से एक दोआब दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड द सिंध सागर दोआब। ये पढ़ने वाली चीज है, बाद में पढ़ेंगे।